ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज से दृष्टि आईएएस आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए ऑडियो आर्टिकल में बदलाव ला रहा है। हम अब विषय को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए जरूरत के हिसाब से कई अखबारों के आर्टिकल्स का सम्मिलित सारांश देंगे। साथ ही कोई पक्ष अधूरा न रह जाए, इसके लिए टीम दृष्टि का इनपुट भी आर्टिकल में शामिल करेंगे। आज का ऑडियो आर्टिकल पाकिस्तानी अखबार डॉन में प्रकाशित चाइनाज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तथा द इंडियन एक्सप्रेस में छपे व्हाट इज चाइनाज वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट लेखों का सम्मिलित सारांश है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए वन बेल्ट वन रोड को समझते हैं और भारत इससे किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इस बात को भी समझते हैं। 2 दिन पहले ही चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर बीजिंग में एक सम्मेलन हुआ है। इसमें चीन समेत 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष तथा अन्य 69 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत और भूटान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देश हिस्सेदार थे, लेकिन सबसे दुखद रहा इसमें नेपाल का शामिल होना। दरअसल वन बेल्ट वन रोड परियोजना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे महत्वाकांक्षी सपना है। इसे 21वीं सदी को एशिया की शताब्दी बनाने वाला बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि यह ग्लोबलाइजेशन भाग 2 की शुरुआत है, जिसका झंडा बरदार चीन होगा। साथ ही इसकी तुलना यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका द्वारा चलाई गई मार्शल योजना से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि इसके द्वारा चीन पाकिस्तान व अन्य देशों को रिकैपिटलाइज कर अपने प्रभाव क्षेत्र में ला रहा है। साथ ही वह भारत को घेरते हुए वैश्विक महाशक्ति होने की धमक पेश करना चाहता है। यहाँ सवाल उठता है कि इस वन बेल्ट वन रोड परियोजना की वास्तविकता क्या है। आखिर क्या वजह है कि भारत ने चीन प्रस्तावित इस योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया? क्या वाकई इससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के अलग थलग पड़ने या आर्थिक रूप से कमजोर होने का खतरा है? कुल मिलाकर ओबोर परियोजना को समझते हुए यह जानना जरूरी है कि भारत के पास क्या संभावित विकल्प हैं, जिससे भारत चीन के ओबोर का जवाब दे सकता है। गौरतलब है कि वन बेल्ट वन रोड में 2 परियोजनाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। पहला सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा सामुद्रिक रेशम मार्ग। परियोजना में चीन को एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बाजारों से जोड़ने के लिए कई देशों को शामिल करते हुए सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। विश्व के 55% सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगा। ओबोर का मुख्य उद्देश्य एशियाई महाद्वीप में नीति समन्वय, व्यापार उदारीकरण, वित्तीय एकीकरण तथा लोगों के साथ संपर्क से सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। 1400 अरब डॉलर के इस ओबीओआर प्रोजेक्ट को चीनी गणराज्य की 100वीं वर्षगांठ यानी 2049 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। कहने का मतलब यह है कि 35 वर्षों के भीतर चीन खुद को एक वर्ल्ड सुपर पावर के रूप में स्थापित करना चाहता है, जिसका आगाज उसने ओबोर के जरिए कर दिया है। हाथी के खाने और दिखाने के दांत में जो फर्क होता है, वही फर्क है ओबोर परियोजना के उजागर उद्देश्य और इसके पीछे की छुपी मंशा में। सच बात यह है कि चीन का निर्यात अभी बहुत ज्यादा है। इस वजह से उसके पास लगभग 300 ट्रिलियन डॉलर का सरप्लस इनकम है, जो अमेरिका और यूरोप के बैंकों में जमा हो गया है। इस धन पर चीन को पश्चिमी बैंकों से कोई ब्याज नहीं मिलता। न ही इतने धन को चीन एक साथ अपने देश में खपा सकता है, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही डॉलर की गिरती साख को देखकर चीन को यह भी डर है कि 35 वर्षों में उसका सारा पैसा मूल्यहीन न हो जाए या अमेरिका, यूरोप उसे ले जाने ही न दें। इसलिए चीन उस धन को एशिया के पुनरुत्थान जैसे जंबो परियोजना बनाकर खपाना चाह रहा है। सही मायनों में ओबोर के जरिए चीन एशिया का विकास नहीं, बल्कि दीर्घावधि तक अपनी अर्थव्यवस्था रिकैपिटलाइज करते रहने का उपाय कर रहा है। उदाहरण के लिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन 46 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है।
यह मुफ्त में नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान को ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इसे बनाने में निर्माण सामग्री से लेकर तकनीक तक सब चीन का है, और इस रास्ते पर व्यापार भी होगा तो वो चीनी सामग्री का ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीन को निर्यात के लिए तो कोई सामग्री है नहीं। यानी यह एक तरीके से पाकिस्तान में चीन का औपनिवेशिक विस्तार जैसा होगा। ओबोर परियोजना में अपनी इसी औपनिवेशिक विस्तार की मंशा से चीन अनेक देशों को प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता है। दरअसल वास्तविकता यह है कि ओबोर प्रोजेक्ट चीन की ओर से एशिया को दिया जाने वाला कोई उपहार नहीं, बल्कि अपने औपनिवेशिक प्रभाव क्षेत्र का विस्तार है। जहां तक बात है भारत के इस परियोजना में शामिल न होने की, तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, कोई भी देश ऐसे प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की उसकी चिंताओं को नकारता हो। दरअसल सीपेक गलियारा पाक प्रशासित कश्मीर व गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजर रहा है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। यदि भारत ओबोर में शामिल हो जाता तो इसका मतलब था कि वह पीओके को पाकिस्तान का भाग मानने को सहमति दे रहा है। यह बात कश्मीर को लेकर भारत के ऑफिशियल स्टैंड के विपरीत होती। दूसरा, हाल ही में एनएसजी सदस्यता के मुद्दे पर चीन के ऐतराज के कारण भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया, और पाक आतंकी अजहर मसूद के वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव को भी चीन ने यूएनओ में वीटो किया। मतलब चीन कभी भी भारत का विश्वसनीय पड़ोसी नहीं रहा है, इसलिए उसके द्वारा प्रस्तावित ओबोर में भारत के हित सुरक्षित नहीं रह सकते थे। तीसरा, ओबोर परियोजना में एक गलियारा बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, चीन यानी BCIM प्रस्तावित था। BCIM के लिए राजी होने का अर्थ यह होता कि भारत के पूर्वोत्तर इलाके को चीनी सामानों से पाट देना। यह चीन के आर्थिक एजेंडे को बल प्रदान करने के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर के इलाके, खासकर अरुणाचल प्रदेश को चीनी प्रभाव में लेने की कवायद होती। ओबोर परियोजना के लाभ के संदर्भ में अक्सर फाइबर ऑप्टिक्स से लाभान्वित होने का तर्क दिया जाता है। सच्चाई यह है कि आज आईटी क्षेत्र में हम एक ताकत हैं, लेकिन हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन और ताइवान भी बड़ी ताकत है। उनके सामानों से ही भारत का बाजार पटा पड़ा है। गौर करने लायक है कि सॉफ्टवेयर में एक बड़ी ताकत होने के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $56 बिलियन का है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ओबोर में शामिल होने से यह घाटा कम हो जाता। चौथी सबसे बड़ी बात यह कि भारत खुद एशिया की एक उभरती हुई शक्ति है, और वैश्विक महाशक्ति बनने की सारी संभावनाएं भारत में भी हैं। इसलिए भारत क्यों चीन के मातहत किसी परियोजना का हिस्सा बनकर उसका ऋण चुकाता रहता। भारत को तो चाहिए कि वो खुद इसका कोई तोड़ खोजे और एक वैकल्पिक मार्ग की स्थापना करते हुए अपनी शक्ति का मुजाहिरा पेश करे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चीन की ओबोर परियोजना में शामिल न होकर भारत ने न सिर्फ अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की, बल्कि वैश्विक महाशक्ति बनने की अपनी संभावनाओं को भी जिंदा रखा है। जहां तक एशिया में अलग थलग पड़ने की बात है, तो ऐसा इसलिए संभव नहीं क्योंकि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका, रूस से लेकर विभिन्न पश्चिमी व एशियाई देशों के साथ उसके प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। फिर भी यह बात सही है कि भारत को चीन की वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के बरक्स कोई वैकल्पिक रणनीति अपनाने की जरूरत है। इस संदर्भ में भारत को विभिन्न उपायों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सीपेक कॉरिडोर पर भारत की आपत्ति सख्त करना, इंटरनल कनेक्टिविटी, बॉर्डर कनेक्टिविटी और मैरीटाइम कनेक्टिविटी का आधुनिकीकरण करना, क्षेत्रीय संपर्क विकसित करने के लिए जापान, कोरिया और बहुपक्षीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करना, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर व्यापार, वाणिज्य और बाजार के मानक निर्धारित करना, वैश्विक मंचों खासकर आसियान और ब्रिक्स में अपनी भागीदारी मजबूत करना, पूर्वी और मध्य एशियाई देशों में बुद्धा सर्किट रूट के विकास के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चलते हुए आसियान देशों से अपने द्विपक्षीय संबंधों को ठोस बनाना, रूस के साथ अपने डैमेज कंट्रोल करना, अमेरिका, यूरोपीय देशों के साथ अपने व्यापारिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को
और मजबूत रखते हुए नवाचार द्वारा बेहतर तकनीक हासिल करना। अंत में यही कहा जा सकता है कि हमें 21वीं सदी के एशिया के बारे में एक विजन विकसित करना होगा। 2000 वर्षों तक भारत चीन से हर मामले में आगे रहा और अभी भी हमारे पास अकूत संभावनाएं हैं। चीन के पास तात्कालिक भविष्य है, लेकिन भारत के पास दीर्घकालिक भविष्य है। इसलिए भारत को अपनी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को गति देते हुए अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने के तरीके खोजने की जरूरत है। यह बात सही है कि भू राजनीति को अर्थव्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी भारत ओबोर परियोजना में एक कनिष्ठ भागीदार होने का जोखिम नहीं उठा सकता। अब नोट करिए इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना से आप क्या समझते हैं? इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन की मंशा क्या है और भारत का इस प्रोजेक्ट में शामिल न होने का निर्णय कितना उचित है? समीक्षा करें।